देखिए अपन ने जो एग्जांपल्स थे 5.5 तक अपन ने सोल्व कर लिए थे। अब उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि न्यूमेरिकल से जो एग्जांपल सोल्व किए थे उससे जस्ट पहले अपन ने रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत या कह सकते हैं केवल संवेग संरक्षण का सिद्धांत अपन ने पढ़ लिया था। अब जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो भी अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है किसी कण की साम्यावस्था, या यूं कह सकते हैं इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे संगामी बल। तो एक तो ये जानेंगे संगामी बल होते क्या है, संगामी बलों का संतुलन क्या होता है, और साथ के साथ इसी में एक प्रमेय जाननी है, छोटी सी लामी प्रमेय, क्योंकि वो भी बलों के संतुलन पर क्या है, आधारित है। उसको और अपन समझेंगे, 3 पॉइंटों में बांट के अपन इसको पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टॉपिक है जो अपनी बुक में जो हेडिंग दी हुई है वो हेडिंग इस नाम से है, किसी कण की साम्यावस्था, इस तरह से दी हुई है, किसी कण की साम्यावस्था, इस नाम से ये अपनी बुक के अंदर टॉपिक की हेडिंग दी हुई है, जिसे मैं लिखूंगा संगामी बलों का संतुलन। यो भी अपन इसे कह सकते हैं किसी कण की साम्यावस्था, या इसे अपन कह सकते हैं संगामी बलों का संतुलन। संगामी बलों का संतुलन, ये इस टॉपिक को अपन को जानना है और समझना है। अच्छा, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी कण की साम्यावस्था, अथवा इसे ही अपन कह रहे हैं संगामी बलों का संतुलन। अब देखिए सबसे पहले ए पॉइंट में तो अपन ये जानेंगे, मैं इसको 3 ए बी और सी पॉइंटों में बांट के इसको पढ़ूंगा। ए पॉइंट में अपन पढ़ेंगे कि संगामी बल होते क्या, ताकि ये जिसका अपन संतुलन पढ़ रहे हैं या कणों की साम्यावस्था पढ़ रहे हैं जिसमें कि संगामी बल शब्द आएगा बार बार, तो सबसे पहले ये तो अपन समझें कि वाकई में संगामी बल होते क्या है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे संगामी बल। संगामी बल, तो देखिए संगामी बल का मतलब होता है वे बल जिनकी क्रिया रेखा एक उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती है, यानी किसी पिंड पर किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हों और उन सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती हो, तो वे बल कहलाते हैं संगामी बल। तो सिंपल सी परिभाषा बन गई कि संगामी बल हुए क्या, तो मैं कह सकता हूं वे बल जिनकी क्रिया रेखा, वे बल जिनकी क्रिया रेखा एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती है, जिनकी क्रिया रेखा एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर, वे बल जिनकी क्रिया रेखा एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हो, एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हो, संगामी बल कहलाते हैं। संगामी बल कहलाते हैं वे बल जिनकी क्रिया रेखा एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हो, क्या कहलाते हैं, संगामी बल कहलाते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जैसे किसी वस्तु पर, यूं कहते हैं अपन बल कहलाते हैं, जैसे किसी वस्तु पर चित्रानुसार, जैसे किसी वस्तु पर चित्रानुसार बल कार्यरत हैं। अगर मान लो किसी वस्तु पर इस तरह से बल कार्यरत हैं, देखो ये कोई एक वस्तु है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है, एक बल तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में यो है,
ये लो F1 वेक्टर। एक बल इस पर इस तरह से मैं ले लूं, F2 वेक्टर। एक बल में इस पर इस तरह से ले लूं, F3 वेक्टर। आप गौर करेंगे इन सब का ये उभयनिष्ठ बिंदु एक, ये उभयनिष्ठ बिंदु आ रहा है, यानी कि F4 वेक्टर। ये लो, तो ये बल कैसे हो गए हैं? संगामी बल हो गए, यानी वे बल जिनकी क्रिया रेखा या यो भी इनकी डायरेक्शन भी मैं अलग अलग भी ले सकता हूं भाई, अलग अलग ले लें अपन, तो ये बल ही क्या कहलाएंगे? संगामी बल कहलाएंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं इनका जो परिणामी लिखा जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस Fn वेक्टर। ये इनका परिणामी बल हो गया, यानी कि इनका कैसा लिखा जाएगा? सदिश योग लिखा जाएगा। अब देखिए, अब इसके कुछ बिंदुओं की अपन चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या लिखा भाई? संगामी बल होते क्या है? ये अपन ने इसकी सिंपल एक डेफिनेशन दे दी कि भाई संगामी बल कहलाते हैं। ये तो अपने पास की परिभाषा हुई। अब देखें भाई, अपन क्या कह सकते हैं? संगामी बल जब भी कार्य होंगे तो केवल रेखीय त्वरण ही उत्पन्न होगा संगामी बलों के कारण। ध्यान रखना, घूर्णन या क्यों कह सकते हैं कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। कौन सा उत्पन्न होगा? इसमें रेखीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि संगामी बल कार्यरत होने पर संगामी बल कार्यरत होने पर संगामी बल कार्यरत होने पर गति में उत्पन्न त्वरण संगामी बल कार्यरत होने पर गति में उत्पन्न त्वरण केवल रेखीय त्वरण होता है। केवल रेखीय त्वरण होता है। एक पॉइंट तो ये अपने पास निकल के आ गया है। यदि अगर मैं कह दूं, एक पॉइंट और अपन ऐड कर सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बल संगामी नहीं हो, यानी बल कैसे हो? असंगामी हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसमें रेखीय त्वरण नहीं होगा। इसके अलावा उसमें हो सकता है कि कोणीय त्वरण हो सकता है, लेकिन रेखीय त्वरण उसके अंदर नहीं होगा। तो मैं एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकता हूं, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बल कार्यरत बल असंगामी हो, अब भाई कार्यरत बल असंगामी हो, इसका मतलब एक बिंदु पर कार्य न करे। इसका मतलब ये हुआ एक बिंदु पर कार्य न करें, तो ऐसे बल कैसे होंगे? असंगामी। कार्य न करें, अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करने वाले हों, अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करने वाले हों। क्या कहा? यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बल असंगामी हो, यानी कि एक बिंदु पर कार्य न करें, अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करने वाले हों, तो देखिए, तो ऐसी स्थिति में तो वस्तु की गति सरल रेखीय नहीं होगी। तो वस्तु की गति सरल रेखीय नहीं होगी। ध्यान रखना भाई, अगर बल संगामी नहीं है तो ऐसी स्थिति में वस्तु की गति कभी भी रेखीय नहीं होगी, या यूं कह सकते हैं कोणीय गति हो सकती है, लेकिन रेखीय गति नहीं होगी। तो आप लिख सकते हैं घूर्णन
गति हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे रेखीय गति नहीं होगी। यहां अपन ने संगामी बल को अपन ने परिभाषित कर लिया। टॉपिक अपन क्या पढ़ रहे हैं, किसी कण की साम्य अवस्था या इसे कह सकते हैं संतुलन अवस्था। तो इसमें पहला जो अपन पॉइंटों में बांट बांट के पढ़ रहे हैं ताकि इसको पढ़ना समझना अपने लिए क्या रहे, आसान रहे। एक बार आप इसे नोट करें। फिर बी पॉइंट में अपन पढ़ेंगे संतुलन की अवस्था या यूं कह सकते हैं साम्य अवस्था, संतुलन की अवस्था या उसे अपन कह देंगे साम्य अवस्था, जो कि अपन पढ़ेंगे बी पॉइंट। देखिए अब नंबर बी पॉइंट के अंतर्गत अपन अब इसमें जानेंगे, वो पॉइंट जान रहे हैं संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था या यूं कह सकते हैं साम्य अवस्था। ये होती क्या, देखिए अगर किसी कण पर लगने वाले संगामी बलों का सदिश योग शून्य हो, यानी कि सभी बलों का योग अगर शून्य है तो कण क्या कहलाएगा, संतुलन अवस्था में या साम्य अवस्था में कहलाएगा। अगर उस पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग क्या हो, शून्य हो, तो अपन यूं कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले संगामी बलों का, यहां से देते हैं, जब किसी वस्तु पर लगने वाले संगामी बलों का, जब किसी वस्तु पर लगने वाले संगामी बलों का सदिश योग शून्य होता है, बलों का सदिश योग शून्य होता है। जब किसी वस्तु पर लगने वाले संगामी बलों का सदिश योग क्या होता है, शून्य होता है, तो रेखीय गति में वस्तु संतुलन में रहती है। तो रेखीय गति में वस्तु संतुलन में रहती है। देखिए भाई, इसमें एक बात ध्यान रखना भाई, अगर संगामी बलों का योग शून्य है तो वस्तु रेखीय गति में संतुलन में रहती है, घूर्णन गति में नहीं। घूर्णन गति में संतुलन के लिए उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का योग भी क्या है, शून्य होना आवश्यक है। ये कॉन्सेप्ट अपन जानेंगे अध्याय 7 में, जो घूर्णन गति के नाम से जो चैप्टर है, वहां अपन इस चीज को जानेंगे कि बल आघूर्णों के लिए, यानी बल आघूर्णों का सदिश योग भी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य हो रहा है तो घूर्णन गति भी क्या है, संतुलन में होगी। लेकिन यहां क्या लिखा है मैंने,
जब किसी वस्तु पर लगने वाले संगामी बलों का सदिश योग शून्य होता है तो रेखीय गति में वस्तु क्या होती है, संतुलन में रेखी। यानी रेखीय गति में संतुलन के लिए ही संगामी बलों का सदिश योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। लेकिन घूर्णन गति के लिए बल के साथ साथ क्या भी शून्य होना चाहिए, बल आघूर्णों का सदिश योग भी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो यही मैंने लिखा है। तो रेखीय गति में वस्तु संतुलन में रहती है। अर्थात यूं भी अपन कह सकते हैं यानी यूं कह दें कि संगामी बल जैसे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस Fn वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, जीरो। भाई सभी बलों का सदिश योग मैंने जीरो कर दिया। इस अवस्था को ही अपन संगामी बलों को क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं। इस अवस्था को ही संगामी बलों का, इस अवस्था को ही संगामी बलों का संतुलन कहा जाता है। संगामी बलों का संतुलन कहा जाता है। ये लो, ये बी पॉइंट में अपने संतुलन की अवस्था है, उसकी अपने चर्चा कर लिए। अब देखो इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है। अब जो बल है, अगर वस्तु पर अनेक बल लग रहे हैं तो ध्यान रहे उन बलों का क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, इनका भी संतुलन जरूरी है। यानी कि जैसे बल F1 F2 लग रहे हैं तो उसका X वाला घटक X अक्ष पर, Y अक्ष पर घटक, इनका भी योग क्या होना चाहिए, यानी कि X अक्ष के सभी घटकों का योग, Y अक्ष के सभी घटकों का योग क्या होना चाहिए, शून्य। यानी कि घटकों का योग भी क्या होना चाहिए, शून्य, तो ही वो संतुलन में रहेगा। तो ये पॉइंट भी अपन इसमें नोट करके लिख सकते हैं। यदि वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हों, यदि वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हों, यदि वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हों तो सभी बलों का क्रमशः कार्यरत हों, तो सभी बलों का क्रमशः X घटकों का योग, क्रमशः X घटकों, क्रमशः X घटकों का योग एवं Y घटकों का योग X घटकों का योग एवं Y घटकों का योग संतुलन की अवस्था में अवश्य शून्य होना चाहिए। घटकों का योग संतुलन की अवस्था में अवश्य शून्य होना चाहिए। ये लो, संतुलन की अवस्था में अवश्य ही उनको क्या होना चाहिए भाई, शून्य होना चाहिए। ये अपने पॉइंट लिख लिया। देखो कैसे, जैसे अपन एक चित्र के एग्जांपल से देख लें। जैसे चित्रानुसार एक वस्तु पर 4 बल लग रहे हैं, सपोज करो। जैसे अभी चित्र बनाते हैं। जैसे चित्रानुसार एक वस्तु पर 4 बल लग रहे हैं। जैसे चित्रानुसार एक वस्तु पर 4 बल लग रहे हैं तो वस्तु की संतुलन अवस्था में, तो वस्तु की संतुलन अवस्था में, तो कैसे लिखेंगे संतुलन अवस्था के लिए अपन यो कह सकते हैं। देखो किस तरह से, मैं 4 बलों को शो कर देता हूं। ये मैंने कोई एक वस्तु ले ली है, इसके ऊपर 4 संगामी बलों को मैं शो कर रहा हूं। देखो एक संगामी बल ये लग रहा है, F1 वेक्टर ले लिया। एक संगामी बल मैंने ये ले लिया है, F2 वेक्टर।
एक संगामी बल मैंने इस तरह से ले लिया है, ये लो भाई F3 वेक्टर, चलो एक यहां और बना लेते हैं, ये F4 वेक्टर। ये चार मैंने संगामी बल इस तरह से व्यक्त कर दिए हैं। तो देखिए इसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो सिग्मा Fx होगा, यानी कि x घटक जितने भी होंगे बलों के, उन सब का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अर्थात मैं इसे यूं कह सकता हूं जैसे कि F1 वेक्टर है, उसका x घटक, F2 वेक्टर है उसका x घटक, F3 वेक्टर है उसका x घटक, और F5 वेक्टर है उसका x घटक। ये क्या होना चाहिए, टोटल योग उनका 0 होना चाहिए। इसी तरह से देखो समेशन Fy वेक्टर, यानी सिग्मा Fy वेक्टर इज इक्वल टू भी क्या हो, 0। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, F1 वेक्टर y, F2 वेक्टर y यानी कि y घटक, F3 वेक्टर y प्लस F4 वेक्टर y इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। यहां अपने पास हो गए। अब देखिए अगर वस्तु पर केवल दो ही बल कार्यरत हो, यहां तो मैंने क्या ले लिया भाई, 4 बल है, कॉन्सेप्ट लिख दिया है। अब मैं इसको 2 बल और 3 बल के रूप में इसको मैं डिफाइन आगे करूंगा। यहां तक आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एज इट ऐसे कैसे आप इसे एक बार नोट कर लें। अब अपन में इसके अंदर देखो बी के भी पार्ट कर देंगे। बी के 2 पार्ट ऐसे करेंगे कि B1 में तो अपन लिखेंगे कि अगर 2 ही बल कार्यरत हो, और B2 में लिखेंगे कि 3 बल उस पर क्या हो, कार्यरत हो। तो देखिए यानी कि जब अपन इसके सवाल सोल्व करेंगे तो इनके क्या निकालने पड़ेंगे आपको, इनके कंपोनेंट्स और निकालने पड़ेंगे। देखिए नंबर B1 पॉइंट में क्या ले रहा हूं, यदि वस्तु पर केवल 2 ही बल लग रहे हो तो संतुलन अवस्था में, देखो यदि वस्तु पर केवल 2 ही बल लग रहे हो तो, यदि वस्तु पर केवल 2 ही बल लग रहे हो तो संतुलन अवस्था में, तो देखो भाई संतुलन अवस्था में क्या होगा, कैसे आप ऐसे समझें। देखो जैसे मैंने ये मान लिया कि ये कोई एक वस्तु है, इसके ऊपर मैंने केवल 2 ही बल ले लिए हैं। एक तो बल इस डायरेक्शन में, या यूं कह सकता हूं कि इस डायरेक्शन का मतलब हो गया कि वस्तु का केवल भार, जिसे अपन क्या कहते हैं, mg है, या यूं कह सकते हैं इसे भार Wmg। मैंने मान लिया ये तो बल, एक बल ये हो गया mg। एक बल जो है इसके ऊपर, ये चलो मैं इसके अक्षय और बना देता हूं एक बार कि भाई x y z, x डैश चलो इसे वापस से ही बना दें। देखो ये कोई एक वस्तु है, यहां देखो ये इसका उभयनिष्ठ क्या केंद्र है। अब इस वस्तु पर लगने वाले बलों को देखें, यहां x
एक्स डैश वाई वाई डैश। एक बल इस वस्तु पर इस तरह से लग रहा है, ये तो है बल F1 वेक्टर। ये मान लिया कि एक्स अक्ष के साथ इसका एंगल कितना है, थीटा है। थीटा एंगल पर ये बल लग रहा है। चलो इस थीटा एंगल को यहां बना देते हैं। ये थीटा एंगल पर ये बल यहां क्या है, लग रहा है। एक जो दूसरा बल है वो है F2 वेक्टर, जो कि इस डायरेक्शन में है, और ये वास्तव में क्या है, उसका भार है, यानी कि mg, जिसे कि मैं w भी लिख सकता हूं। इस तरह से लग रहा है। तो देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके x अक्ष पर घटकों का भी योग क्या होना चाहिए, 0, और y अक्ष पर जो घटक है उनका भी योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही संतुलन की मूल अवस्था बनेगी। तो मैं इसको देखो इस तरह से घटकों के रूप में लिखूं, यानी इसके अगर मैं तुल्य लिखता हूं, इसको कंपोनेंट्स में बांट के लिखूं, तो आप क्या देखेंगे कि इसके F1 के दो कंपोनेंट्स होंगे, किसी कोण थीटा के ऊपर है। कौन कौन से, एक तो इस दिशा के अंदर जो घटक होगा वो तो होगा F1 कोस थीटा, और इधर जो घटक होगा वो होगा F1 साइन थीटा। कंपोनेंट्स निकालना आप सीख चुके हैं सदिश में, कि जैसे कोई सदिश ये F1 है तो एक घटक तो क्या होगा, थीटा के साथ वाला जो घटक होगा वो तो होगा कोस थीटा, और उसके लंबवत दूसरा जो घटक होगा वो कैसा होगा, साइन थीटा होगा। यानी कि इस तरह से यहां इधर जो अपन अक्ष पर देखेंगे, यहां तो घटक होगा भाई F1 कोस थीटा, और यहां होगा F1 साइन थीटा। ये किसी कोण पर है नहीं, तो इसके तो कंपोनेंट्स में लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो सीधा इसी तरह से बन जाएगा, यानी कि mg, या मैं इसे कह सकता हूं mg वेक्टर, ये हो गया w। ये लो, बिल्कुल यही स्थिति बन रही है। तो देखो मैंने क्या कहा, यदि वस्तु पर केवल दो ही बल लग रहे हो तो संतुलन की अवस्था में, जिसमें एक बल तो वस्तु का भार है ही है, दूसरा बल अपन ने किसी एंगल पर लगा रखा है। अब देखिए इसके लिए अपन कैसे कह सकते हैं, तो देखो एक्स अक्ष पर कैसे लिखेंगे, ये चीज जब सवाल हल करेंगे तो और भी अच्छी आपके क्लियर होंगी चीज। तो देखो भाई अगर मैं इसमें बात करता हूं एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर क्या होना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यानी एक्स अक्ष पर जो घटक है उनका योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि F1 वेक्टर का x घटक प्लस F2 वेक्टर का भी x घटक, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 0। अब इनकी आप वैल्यूज पुट कीजिए। तो देखो F1 वेक्टर का x घटक क्या है भैया, F1 कोस थीटा है, यानी कि मैं इस इक्वेशन को कह सकता हूं F1 कोस थीटा प्लस F2 वेक्टर का x घटक, भाई x दिशा में तो है ही नहीं इसका घटक, यानी कि एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ये तो, और cos 90 की वैल्यू क्या है, 0। तो मैं इसे पूरी स्टेप से लिखूं तो पूरी स्टेप से भी ले सकता हूं, mg cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 0। या मैं इसे यो कह सकता हूं F1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो देखो भाई ये तो हो गया x अक्ष के लिए, यानी x अक्ष के लिए F1 cos थीटा इज इक्वल टू 0, और बिल्कुल सही है, F1 cos थीटा इज इक्वल टू कोई दूसरा फोर्स इधर है ही नहीं, तो F1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है संतुलन अवस्था के लिए। आप डायग्राम से भी इस चीज को लिख सकते थे, लेकिन मैंने पूरी स्टेप्स को इसमें बढ़ाते हुए लिखा है। फिर अगर मैं बात करूं देखो y अक्ष पर, y अक्ष पर कैसे लिखेंगे, वही सिग्मा Fy इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, यानी कि F1 वेक्टर y अक्ष पर, F2 वेक्टर y अक्ष पर, ये टोटल क्या है भाई, इसका 0 है। इसके आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां लिख रहा हूं इसके बाद। तो देखो F1 y अक्ष पर कितना है घटक, इसका F1 साइन थीटा है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, F1 साइन थीटा। अब ध्यान दो भाई, ये भी y अक्ष पर है, ये भी y अक्ष पर है, दोनों ही y अक्ष पर है, लेकिन जस्ट ऑपोजिट है। इसका मतलब इनकी डायरेक्शन भी इंक्लूड कर सकता हूं। y अक्ष पर क्या लेते हैं अपन, j कैप, और x अक्ष पर क्या लेते हैं अपन, i कैप। तो यानी मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, F1 वेक्टर जो y अक्ष के लिए अपन ले रहे हैं, इसे मैं लिख सकता हूं F1 साइन थीटा j कैप, क्योंकि ये तो प्लस में आएगा ऊपर, F1 साइन थीटा, ये लिख दिया है मैंने इसे j कैप। फिर देखो प्लस F2 की बात करूं तो ये होगा
mg। भाई कंपोनेंट्स तो क्या लिखेंगे, इसके संभव नहीं कि जीरो पर है तो। और अब आप देखो ये किस दिशा में है, माइनस जे के, ये टोटल मामला क्या है इसका, जीरो। तो आप यूं कह सकते हो F1 साइन थीटा इज इक्वल टू, ट्रांसफर कर लो, माइनस इधर प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू mg। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अगर दो ही बल लग रहे हो तो संतुलन के लिए इस तरह से इक्वेशन अपने पास क्या होगी, बन जाएगी, जिससे न्यूमेरिकल हल करना अपने लिए क्या रहेगा, आसान। और आप इसे इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि F1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। सिंपल मेथड है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस कंपोनेंट्स निकालना आपको आना चाहिए। तो अपन ने B1 पढ़ लिया, यदि वस्तु पर केवल दो ही बल लग रहे हो तो संतुलन की अवस्था में किस तरह से अपन उसकी समीकरण बना सकते हैं, ये अपन ने इसमें सीख लिया है। अब देखिएगा, यदि वस्तु पर कार्यरत बल 3 हो तब उसके लिए किस प्रकार से अपन इक्वेशन बनाएंगे, वो कॉन्सेप्ट और अब अपन समझते हैं नंबर B2 के अंदर। नंबर B2 देखिए भाई, नंबर ए अपन ने पढ़ा था संगामी बल होते क्या है, फिर नंबर बी पढ़ रहे हैं अपन संगामी बलों का संतुलन। उसके अंदर भी B1 जो अपन ने पढ़ा था उसमें पढ़ा था 2 बल हो, और B2 में पढ़ रहे हैं 3 बल हो। तो अपन क्या कह दें कि यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बल 3 हो तो यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बल 3 हो तो, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बल कितने दिए गए हो, 3 हो। तो देखिए भाई, अगर 3 बल हैं तो संतुलन की अवस्था में होता क्या है कि एक बल जो है उसका मान दो सदिशों के सदिश योग के बराबर लेकिन विपरीत होगा। क्यों, कैसे, देखो आपने पढ़ रखा है, अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें F3 वेक्टर इज इक्वल टू देखता हूं तो ये क्या आएगा, माइनस F2 वेक्टर माइनस F3 वेक्टर। नेचुरल है, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, यानी कि जनरल कॉन्सेप्ट बन गया। तो अपन कैसे कह सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बल 3 हो तो देखो हो तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था मतलब साम्य अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में तो संतुलन की अवस्था में किसी एक बल का सदिश मान, तो संतुलन की अवस्था में किसी एक बल का तो संतुलन की अवस्था में किसी एक बल का सदिश मान अन्य दो बलों के सदिश योग के विपरीत होता है। सदिश मान अन्य दो बलों के सदिश योग के अन्य दो बलों के सदिश योग के विपरीत, अन्य दो बलों के सदिश योग के विपरीत होता है। देखो कैसे होता है, इसे अपन प्रूफ कर सकते हैं। जैसे F1 वेक्टर, F2 वेक्टर व F3 वेक्टर, जैसे F1 वेक्टर, F2 वेक्टर व F3 वेक्टर किसी वस्तु पर लग रहे हो तो वेक्टर
किसी वस्तु पर लग रहे हो तो, देखो लग रहे हो तो संतुलन की अवस्था में, लग रहे हो तो किस में देखेंगे अपन, इसमें संतुलन की अवस्था में। देखो क्या लिखा जाएगा संतुलन की अवस्था में, आप जानते हैं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, 0 होगा। ये लो, या यो कह सकते हैं कि इसी को अपन ट्रांसफर करें तो देखो F3 इज इक्वल टू क्या होगा, F1 और F2 किधर ले जाए, तो देखो यो कह दें अपन, अतः कहा जा सकता है कि, क्या कह सकते हो आप, कि F3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, या इसे आप कह दें F3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस को कॉमन ले लिया, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये लो, इस तरह से अपन यो कह सकते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अपने पास आ गया है। अब इससे आगे की बातें और देखो, अगर यो कह दिया जाए कि F1 और F2 जो है, यानी कि यो मान लो अपन इस तरह से है, यानी कि इस तरह से ये बल लग रहे हैं 3, यो इस प्रकार से मैं ले लेता हूं इनको कि F1 F2 F3, यहां है F1 वेक्टर F2 वेक्टर और यह है F3 वेक्टर। अगर F2 और F3 के बीच का एंगल, सॉरी F1 दिखाई नहीं क्या, अगर F1 और F2 के बीच का कोण दे रखा हो तो इसका परिमाण निकालना अपने लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो मैं आगे यूं कह सकता हूं, देखो भाई ये तो वो बिंदु हो गया उभयनिष्ठ बिंदु जहां पर कि ये बल लगेगा, ये आप देख रहे हैं इसको। अगर मैं इसमें यूं कह दूं कि यदि F1 वेक्टर तथा F2 वेक्टर के बीच का कोण क्या हो, कोई थीटा हो, कि एंगल थीटा ले लें अपन, तो F3 का परिमाण निम्न होगा। देखो यदि F1 वेक्टर व F2 वेक्टर के बीच का कोण, क्या कह रहा हूं मैं, यदि F1 वेक्टर व F2 वेक्टर के बीच का कोण क्या ले लिया जाए, थीटा हो, के बीच का कोण थीटा हो, यदि F1 वेक्टर व F2 वेक्टर के बीच का कोण क्या हो, थीटा हो, तो बल F3 का परिमाण, तो बल F3 वेक्टर का परिमाण निम्न होगा। देखिए भाई F3 का परिमाण क्या, वही सदिश वाले नियम से हो जाएगा। इस तरह लिखा जा सकता है F3 वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू, यहां आप इसे रूट ऑफ करके यूं लिख सकते हैं। आपको सर आगे नेगेटिव का साइन है, परिमाण ले रहे हैं तो नेगेटिव का साइन तो गायब हो जाना है, यानी इसे लिखा जा सकता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ध्यान रहे ये केवल बल के लिए ही अप्लाई नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट, ये हर सदिश राशि के लिए लागू होगा। जैसे संवेग है, अगर कोई बम, स्थिर बम 3 भागों में टूट जाता है तो तीसरे भाग का जो संवेग का परिमाण होगा वो 2 भागों के जो बीच का कोण है उस पर भी निर्भर करेगा, यानी कि P3 इज इक्वल टू रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा। ये कॉन्सेप्ट और बनता है। तो देखो यहां अपन बात कर रहे हैं केवल बल की, तो ये हो जाएगा 2F1 F2 कोस थीटा। ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी अगर इनके बीच का एंगल दिया गया हो तो। ये एक महत्वपूर्ण मेरे पास फॉर्मूला होगा, इस तरह से दे दिया जाएगा। अब इसमें मेरे पास 3 स्थितियां संभव है। कौन कौन सी? पहली स्थिति ये है कि जब F1 और F2 क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी एक दूसरे के लंबवत हो। दूसरा ये कि जब दोनों बल एक ही दिशा में हो, यानी इनके बीच का कोण 0 डिग्री हो। और तीसरा ये है कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, यानी इनके बीच का कोण क्या हो, 180 डिग्री हो। तो ये 3 अलग अलग स्थितियां मेरे पास और बन सकती हैं। तो देखिए कौन कौन सी 3 अलग अलग स्थितियां बनेंगी उनको और अपन अब इसके बाद जानते हैं।